नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां पर हम लेकर आए हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की उन सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में यानी फटाफट अंदाज में। आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे दिन आज फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में हम इंफ्रा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इंफ्रा का मतलब इन से इंडिया और फ्रा से फ्रांस है, यानी इंफ्रा का मतलब इंडिया और फ्रांस की दोस्ती है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में यूनेस्को मुख्यालय पहुंचे और वहां यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे आंजले से मिले। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह अब भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जनता की कमाई की अंधी लूट, आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, नई सरकार ने 75 दिन में ही जनहित के अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में तेज नारे से पूरा हॉल गूंजता रहा। पूरा हॉल मोदी मोदी के नारे से गुंजायमान रहा। अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कश्मीर मुद्दे को लेकर फ्रांस खुलकर भारत के साथ आया। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की ये तीसरी यात्रा है और ये उम्मीद है कि ये यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले से ही मजबूत संबंधों को नया आयाम देगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जायद मेडल से नवाजा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विशेष संबंधों का परिचायक है। उन्होंने कहा कि यूएई भारत को एक अहम मित्र और सम्मानीय विश्वास पात्र साझेदार मानता है। शेयर बाजार में गिरावट और अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को कई ऐलान किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने बजट में सुपर रिच पर सरचार्ज बढ़ा दिया था। शेयर बाजार में निवेश से मुनाफा कमाने वाले भी इस दायरे में आ गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लोन क्लोज होने के बाद सिक्योरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा। साथ ही लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। संपत्तियां गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले लोन चुकाने के बाद परेशान न हो, इसके लिए बैंकों को आवश्यक रूप से लोन क्लोजर के 15 दिन में दस्तावेज लौटाने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक को कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा और इससे जुड़े प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। 1 अक्टूबर से टैक्स विभाग से जुड़े नोटिस और अन्य आदेश सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जारी किए जाएंगे। बिना मंजूरी टैक्स संबंधित नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी कम्युनिकेशन वैध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रेड वार की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था अस्थिर है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी भारत की इकॉनमी बेहतर स्थिति में है। हमने लगातार टैक्सेशन में सुधार के कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चीन और बाकी कई देशों से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी बेहतर है। ट्रेड वार और चीन की मुद्रा में उतार चढ़ाव की वजह से अस्थिरता बढ़ी है। 2014 से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी हमें वैश्विक हालात के बारे में जानने की जरूरत है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल है। कई देशों की विकास दर में गिरावट देखने को मिली है। इनमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। लिहाजा इन हालात में भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर और मजबूत स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि हम टैक्स को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सरासर झूठ है। हम जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहे हैं। टैक्स से जुड़े कानूनों में भी हम सुधार कर रहे हैं। यमुना में प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने एक बार फिर संबंधित अथॉरिटी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाए।
अधिकारियों को लिखित में जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलती करेंगे तो हमारी आलोचना को विश्वसनीयता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक की तरह पेश न करने के कांग्रेस नेताओं के बयान पर चुटकी लेते हुए भाजपा के अमित मालवीय ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का उनके पार्टी के सहयोगियों पर गहरा असर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने 55 वर्षों के शासन में कांग्रेस को 8 बार पूर्ण बहुमत वाला जनादेश मिला, लेकिन उसने शायद 10 काम भी ऐसे नहीं किए होंगे जिनसे देश को निर्णायक दिशा मिली हो। अपने लेख में उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सामान्य जन के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में ही दर्जनों ऐसे काम किए हैं जिनसे न केवल सामान्य जन के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा कि मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अतुलनीय दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण राज्यसभा में संख्या बल न होने के बावजूद अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करना रहा है। इन दोनों अनुच्छेदों के कारण कश्मीर देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया, जिससे वहां आतंकी और अलगाववादी शक्तियां फलती फूलती रहीं। मोदी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अमित शाह ने कहा कि जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वच्छ भारत, श्रमयोगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन, लघु व्यापारी मानधन जैसी दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे फेमा कानून के उल्लंघन के चलते किए गए हैं। मुंबई और दिल्ली के कुल 12 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बदली आर्थिक व्यवस्था में घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों का शिकार बनने से बचने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने सीमा से परे प्रतिस्पर्धा और भारतीय उपभोक्ताओं पर इसके प्रतिकूल असर का भी मुद्दा उठाया। सीसीआई की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रतिस्पर्धा के संबंध में नियामक स्वतः संज्ञान लेते हुए घरेलू कंपनियों पर विदेशी कंपनियों के प्रभाव की जांच करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी के मूल्य हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे कार्यों का उद्देश्य दूसरे मनुष्यों की प्रतिष्ठा और नीयत को मजबूत करने वाला होना चाहिए। यूनेस्को महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान ने ये सम्मेलन आयोजित किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दयालुता पर आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में ये टिप्पणियां की। रामनाथ कोविंद ने कहा कि अब की से कुछ सप्ताह बाद 2 अक्टूबर को हम अपने राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मनाएंगे। उनके मूल्य हमारे लिए काफ़ी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनका संबंध पूरी मानवता से है। वसुधैव कुटुंबकम समकालीन भारत के लिए गांधी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का जश्न, इस विषय पर आयोजित हुए सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप समेत 27 से अधिक देशों के तकरीबन 1000 युवाओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करीब 100 सामान्य गंदगी शोधन संयंत्रों के मानकों पर खरे नहीं उतरने के बाद 13 राज्यों से प्रदूषण बोर्ड को सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सीपीसीबी ने 13 राज्यों को भेजे पत्र में कहा है कि ये देखा गया है कि 124 सीईटीपी निर्धारित प्रदूषण मानकों से अधिक गंदगी छोड़ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 34 सीईटीपी तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में 24, राजस्थान में 13, हरियाणा में 14, कर्नाटक में 11, केरल में 8, उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, तेलंगाना में 4, त्रिपुरा में 1, मध्य प्रदेश में 2 और पंजाब में 4 सामान्य गंदगी शोधन संयंत्र है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पी चिदम्बरम पर हो रही विधिक कार्रवाई पर कहा कि सीबीआई और ईडी बीजेपी सेल की तरह काम कर रही है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, लेकिन हमारा न्यायपालिका पर विश्वास है और न्याय होगा। अदालत में पी चिदम्बरम के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और शशि थरूर ने अपनी पार्टी के सहकर्मी जयराम रमेश का समर्थन किया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को खलनायक की तरह पेश करना गलत है और उनके अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए किसी भी समय सफर करना सुरक्षित और आसान होगा।
इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हिम्मत प्लस ऐप को और एडवांस करते हुए इसमें QR कोड को लॉन्च किया है। इस QR कोड को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने लॉन्च किया और जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए उनकी टीम प्रतिबद्ध है। महिलाएं अपने मोबाइल में दिल्ली पुलिस का हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए अब ऑटो टैक्सी पर लगे QR कोड को स्कैन कर सकती हैं, जिसमें ऑटो चालक की पूरी जानकारी मौजूद रहती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लोग अपने जानकारों को भेज सकते हैं और ऑटो में सुरक्षित तरीके से सफर कर सकते हैं। तमिलनाडु में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की घुसपैठ होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी थी। कोयम्बटूर के पुलिस आयुक्त सुमित शरण ने कहा कि आतंकवादियों के वहां आने की सूचना मिलने के बाद शहर में हाई अलर्ट है। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी इस ओर इशारा करती है कि श्रीलंका से समुद्री रास्ते के जरिए राज्य में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकवादी आए हैं और कोयम्बटूर समेत अन्य शहरों में गए हैं। पुलिस ने बताया कि राज्य में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और पूजा स्थलों समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को यह दावा किया कि महाराष्ट्र के लोग भाजपा और इसके गठबंधन के पक्ष में हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा जनादेश मिलेगा। मुख्यमंत्री की टिप्पणी इन कयासों के बीच आई कि क्या भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि वो आर्थिक नरमी से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दिल्ली के प्राचीन संत रविदास के मंदिर का पुनर्निर्माण जल्द कराने के लिए कोई रास्ता निकाले। मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए कहा। यातायात को आसान बनाने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस गूगल मैप ट्रैफिक डेटा का इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रही है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। साइबराबाद में IT गलियारे में बढ़ते यातायात और ट्रैफिक जाम को देखते हुए यातायात पुलिस संबंधित विभागों की मदद से इलाके में इसके बेहतर प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को शुक्रवार को सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए निलंबित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुप्ता को मौजूदा विधानसभा सत्र में 2 दिन तक हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को मार्शल बुलाकर बाहर करवा दिया। सदन से निलंबित होने के बाद बृजेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के बारिश प्रभावित उत्तरकाशी इलाके में बचाव अभियान में शामिल एक हेलीकॉप्टर को शुक्रवार को लगवाड़ा में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारियों ने जानकारी दी है। विधि व्यवस्था के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि हेलीकॉप्टर के पायलट और सह पायलट दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें मामूली चोट आई है। उत्तरकाशी जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने कहा कि निजी हेलीकॉप्टर एक नदी के तट पर उतरा। यह हेलीकॉप्टर बारिश से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चीवा जा रहा था। इस घटना से 2 दिन पहले बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी जिले में राहत कार्यों में शामिल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया हुनर हाट का आयोजन 24 अगस्त से जयपुर में आरंभ होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला हुनर हाट है। इससे पहले पिछले 3 वर्षों में 1 दर्जन से ज्यादा हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों और रोजगार के मौके मुहैया कराए गए। जयपुर में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किए जाने वाले हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 25 अगस्त को करेंगे। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत,
अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ और अहम खबरें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अपनी हिरासत को चुनौती देने वाले पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल की याचिका पर 3 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें दाखिल करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने INX मीडिया प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में 26 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दी है। बहरहाल चिदम्बरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि न्यायालय ने CBI के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। इस मामले में चिदम्बरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से इस मामले पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि 3 तलाक कानूनन असंवैधानिक है। जमायत उलेमा हिंद और समस्था केरला जमीतुल उलेमा और एक अन्य ने 3 तलाक कानून को चुनौती दी है। इस पर जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगे ऊंचे कर अधिभार को वापस लिए जाने की उम्मीद और वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किए जाने की उम्मीद में आज शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। BSE का 30 कंपनियों वाला सेंसेक्स शुक्रवार को 228.23 अंक यानी 0.63% बढ़कर 36,701.16 अंक पर बंद हुआ। हाजिर मांग के कारण व्यापारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में आज सरसों दाना कीमतें 5 रुपये की तेजी के साथ 4,002 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। बाजार सूत्रों ने सरसों दाना वायदा कीमतों में तेजी आने का श्रेय हाजिर बाजार में उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आवक के बीच तेल मिलों की मांग में आई तेजी को दिया है। हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे वायदा कारोबार में आज एल्यूमिनियम की कीमत 0.24% की गिरावट के साथ 139.30 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। सनदी लेखाकारों की शीर्ष संस्था ICAI केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए श्रीनगर में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगी। आज जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान स्थानीय युवाओं के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगी। एयर इंडिया पर 3 सरकारी तेल कंपनियों के 4500 करोड़ रुपए बकाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 7 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए 6 एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 4 बजे से एयर इंडिया को फ्यूल सप्लाई रोक दी गई। एक तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया को 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, लेकिन 200 दिन गुजर जाने के बाद भी एयरलाइंस ने भुगतान नहीं किया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया को सिर्फ 60 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव दिया गया है। कुल बकाया के मुकाबले ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मारुति सुजुकी ने 40,618 वैगन आर 1 लीटर इंजन गाड़ियां रिकॉल कर ली हैं। 15 नवंबर 2018 से 12 अगस्त 2019 के बीच बनी वैगन आर कार रिकॉल में शामिल है। इनके फ्यूल पाइप में गड़बड़ी होने की आशंका है और इसी शनिवार से डीलर ग्राहकों से संपर्क कर गाड़ियां मंगवाना शुरू कर देंगे। गड़बड़ी वाले पार्ट्स फ्री में बदले जाएंगे।
मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। फिलहाल ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन से जूझ रही है, लेकिन त्योहारी सीजन में हालात सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। मारुति की बिक्री जुलाई में 33.5% घट गई और पूरे ऑटो सेक्टर में यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई में 19% घट गई। ये 19 साल में सबसे बड़ी गिरावट। भारत और जापान समेत 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक 8 सितंबर से बैंकॉक में होनी है। इस बैठक का मकसद क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर गतिरोध दूर करना और बातचीत को आगे बढ़ाना है। अमेरिका में कश्मीरी पंडितों ने लोकप्रिय मेडिकल पत्रिका में कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रकाशित एक संपादकीय पर आक्रोश जाहिर किया है। साथ ही साप्ताहिक पत्रिका से ये लेख वापस लेने या फिर ऐसा नजरिया छापने को कहा है जिसमें मामले का गहरा विश्लेषण हो। मेडिकल पत्रिका द लॉन्सेट ने 16 अगस्त को संपादकीय प्रकाशित किया था, जिसमें क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वतंत्रता पर चिंता जाहिर की गई थी। जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी पश्चिमी ताकतों समेत कई देशों ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। ये बैठक धर्म या आस्था के आधार पर हुई हिंसा के पीड़ितों की याद में मनाए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मंत्री मैथ्यू कैनावन अगले सप्ताह भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने आज ये जानकारी दी। उनकी यात्रा का मकसद संसाधन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। कैनावन अपनी यात्रा के दौरान भारत में अपने समकक्ष मंत्रियों और संसाधन क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका में ईस्टर के दिन इस्लामी चरमपंथियों के आत्मघाती बम विस्फोट की घटना के बाद लगाया गया आपातकाल 4 महीने बाद खत्म कर दिया गया। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है। इस हमले में 258 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और फ्रांस में हिंसा और नफरत फैलाने वाली ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ मिलकर लड़ने और मुक्त एवं विश्वसनीय साइबर स्पेस पर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देश आर्थिक वृद्धि और स्थायी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को परिवर्तनकारी माध्यम बनाने पर भी सहमत हुए हैं। ब्राजील के साओ पाउलो शहर के आसपास आग ने विकराल रूप ले लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अमेज़न वर्षावन में आग लगना एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है, जिसे G7 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस चल रही है। बहस के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। वहीं ब्रिटेन और कनाडा ने भी धार्मिक आधार पर भेदभाव को लेकर पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया है। रूस ने अपना पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुनिया को दिखाया है। इसे न्यूक्लियर पावर फर्म रोसेटोम ने सेंट पीटर्सबर्ग में तैयार किया है। परमाणु ईंधन लोड होने के बाद ये पूर्वी साइबेरिया के लिए रवाना होगा। पोलैंड में भारी वर्षा और तूफान के दौरान बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मौत होगी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि तूफान की गति में धीरे धीरे कमी आई। कर्ज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वित्त पोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डालने के बाद अब FATF की एशिया प्रशांत इकाई ने उसे डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ रहे ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत की पुष्टि कर दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की जानकारी देने वाले को $1 मिलियन इनाम देने की घोषणा की थी। भगवान कृष्ण का जन्म भारत ही नहीं दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में मंदिरों को सजाया गया है। खास मौके पर नेपाल के ललितपुर के कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को 12-21, 23-21, 21-19 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में भारत के बी साई प्रणीत भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में सक्षम रहे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणीत ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को मात दी। प्रणीत ने क्रिस्टी को 24-22, 21-14 से शिकस्त दी। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप मुकाबला नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ITF ने यह फैसला गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड पहली पारी में 67 रन बनाकर सिमट गया। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 179 रन बनाकर ढेर हो गया था। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम हाल ही में जापान में हुए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में विजेता बनकर गुरुवार को स्वदेश वापस लौटी। महिला और पुरुष टीमों के कप्तानों ने कहा इस जीत से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसका फायदा ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर पड़ेगा। US ओपन के पहले दौर में सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा के बीच सोमवार को मुकाबला होगा। न्यूयॉर्क में 26 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी।
साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। पुरुष वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच को शीर्ष वरीयता दी गई है। वहीं महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 और पिछली बार की चैंपियन नाओमी ओसाका को शीर्ष वरीयता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष पीटर चिंगोका के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चिंगोका का गुरुवार को हरारे में निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 क्वालिफायर से पहले उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 दोस्ताना मैच खेलेगी। 29 अगस्त से 22 सितंबर को ताशकंद के याकासारी स्टेडियम में ये मैच होंगे। दिल्ली दबंग के स्टार रेडर नवीन कुमार ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में दिल्ली की टीम अपने घर में आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करेगी। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को गर्व है कि बतौर कप्तान वो भारतीय हॉकी टीम को टोक्यो में ओलंपिक टूर्नामेंट में खिताब दिलाने में कामयाब रहे। भारत ने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराकर ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफन मौला लांस क्लूसनर को भारत के खिलाफ सितंबर में होने वाले 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय टीम का सहायक बल्लेबाजी कोच बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में उनका किरदार निभाने के बाद अब एक्टर विवेक ओबेरॉय भारतीय वायुसेना की वीरता को सलाम करने के लिए बालाकोट हवाई हमलों पर आधारित एक फिल्म का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। फिल्म मरजामा के 3 नए पोस्टर के साथ आज रिलीज किए गए। पोस्टरों में सिद्धार्थ और रितेश के लुक के साथ ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट भी बताई गई है। पोस्टर में सिद्धार्थ मेहरोत्रा काफ़ी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। उनके पोस्टर के साथ कैप्शन दिया है, प्यार के लिए मरूंगा भी और मारूंगा भी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की आगामी फिल्म मरजामा अब 2 अक्टूबर की जगह 22 नवंबर को रिलीज होगी। रिलीज तारीख ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार से क्लैश की वजह से आगे बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया स्टार बन चुकी रानू मंडल को कभी कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर की आवाज़ में वो गाती थी, वो आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपने साथ गाना गाने के लिए चुना है। अब उनका साथ में गाता हुआ ये वीडियो वायरल हो रहा है। पहले फिल्म मेड इन चाइना पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म मिशन मंगल से टकराने वाली थी, लेकिन रिलीज चलने के बाद ही अक्षय से टकराहट बरकरार रहने की खबर भी सामने आई है, क्योंकि मेड इन चाइना इस साल दिवाली पर रिलीज हो सकती है और अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 भी दिवाली पर रिलीज होने वाली है। सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान अपने निर्देशन की शुरुआत थिएटर प्रोडक्शन यूरोपिट्स मीडिया के साथ करेंगी। इस साल के अंत तक ग्रीक ट्रेजेडी पर आधारित इस नाटक को चुनिंदा भारतीय शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा। बाहुबली 2 की रिलीज के 2 साल बाद प्रभास सिल्वर स्क्रीन पर एक्शन फिल्म साहो के साथ लौट रहे हैं। साहो नॉर्थ इंडिया में 4500 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। साहो तमिलनाडु में करीब 550 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली फिल्म छिछोरे का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को दोस्ती स्पेशल ट्रेलर का नाम दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में कॉलेज की दोस्ती के कुछ खास बातें और किस्से दिखाए गए हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार और पर्यावरणविद लियोनार्डो डिकैप्रियो के अमेजन वर्षावन में लगी आग की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, अमेजन धरती पर सबसे बड़ा वर्षावन है। धरती का 20% ऑक्सीजन यही उत्सर्जित करता है। मूलतः ये दुनिया का फेफड़ा है जिसमें पिछले 16 दिनों से आग लगी हुई है और ये जल रहा है। ये सोचते हुए दिल दहल उठ रहा है और इस पर वस्तुतः कोई भी मीडिया कवरेज नहीं है। ऐसा क्यों? 17 साल की उम्र में ही स्टार बन जाने वाली सायरा बानो आज अपना 75वां जन्मदिन मना रही है। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। एक्टिंग से ज़्यादा सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी ने लोगों का दिल जीता। 22 साल की उम्र में सायरा बानो की 44 साल के दिलीप कुमार से शादी हो गई थी। डीडी न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।